हेलो बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल का अगला वीडियो लेके आ गए। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको बताएंगे। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करनी है। देखो यार, ऑनलाइन फालतू बात करने से अच्छा है उनसे कहो वो पढ़ाई दें। ठीक है, ये बताना कि 2 मिनट में कैसे कोई चीज़ याद कर लें, 10 मिनट में कैसे हम हीरो बन जाएं, है ना, नींद कैसे ना आए रात में, क्या कर लें, तो ये सब फालतू बातें छोड़ के अगर कुछ सही में आता है तो बच्चों को पढ़ा दो यार, बच्चों का फ़ायदा हो जाए। बाकी मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप मेरे लेक्चर पे इंटायरली डिपेंड हो। मेरे सारे वीडियो देख लो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे लेक्चर पे इंटायरली डिपेंड हो जाओ। ठीक है, अच्छी बात है, आपको हेल्प मिल रही है ऑनलाइन बटोरो। मैंने तो कितने वीडियोस में बोला है, मुझे देखो और टीचर्स को देखो, ऑनलाइन बहुत लोग हैं, सबकी हेल्प लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कोचिंग अफोर्ड कर सको तो कोचिंग अफोर्ड करो, डेफिनेटली बेटर है। ये तो यार कोई भी जानता है। हमारे पास टीचर होगा, मुझसे डाउट पूछ सकेंगे, हम उसके सामने पढ़ेंगे। लाइव क्लास की तो बात ही अलग है ना, बैठ के। ऑनलाइन वो चीज़ आज नहीं है, कल हो जाएगी, ऐसा भी है। ऑनलाइन स्टडी फ्यूचर है। लोग पहले कहते थे ऑनलाइन भाई कपड़े नहीं बिक सकते, बिक गए फ्लिपकार्ट पे। ऑनलाइन सब्जी नहीं बिक सकती, बिग बास्केट। ऑनलाइन बाई आ गई यार, सब तो ऑनलाइन है आज। टीवी से ले के, कूलर से ले के, मतलब अगरबत्ती से ले के मरने का कफन तक ऑनलाइन बिक रहा है। ठीक है, तो किसी चीज़ के फॉर अगेंस्ट मैं स्टैंड नहीं कर रहा, अपना काम करने बैठा हूँ। मैं फालतू की बात कभी करता ही नहीं। मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुमको हेल्प चाहिए ले लो। चलो अच्छा, ये सब छोड़ो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बड़ा टॉपिक है। अगर 10 मिनट में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पहले ही बंद कर दो। अगर बोरिंग लगे तो ऐसा करना, *2 की स्पीड पे देखना, या स्किप करते हुए आगे के वो पॉइंट्स देखना जो तुम्हारे मतलब के हैं। 5-10 मिनट के मैं वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ। जिन टॉपिक पे नहीं बन सकते उस पर नहीं बना सकता। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 5 मिनट तुमको बताऊंगा तो ना जेई के सवाल सॉल्व होंगे ना नीट के। पूरा इंटायर टॉपिक डिस्कस करूंगा। बार बार बोलता हूँ, जितना कोटा में पढ़ाया जाता है उतना मेरे वीडियो में होता है। आप में से कई लोग कोटा में पढ़ रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कमेंट करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा लेक्चर देखना, अपने कोटा के टीचर के लेक्चर से कंपेयर करना, और बताता मुझे कितने पॉइंट छूटे हैं, बस बताना। चलो देखो, आइए भाई साहब, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है। तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इससे पहले अगर पीरियोडिक टेबल के और वीडियोस आपको देखने हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो पीरियोडिक टेबल फिजिक्स वाला, आपको पूरी एक सीरीज मिलेगी। चलो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दें वर्ड पे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां हर वर्ड की मतलब है अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी अगर देखनी है तो तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड पाना जरूरी है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में नहीं दिखेगा, बिना बॉन्ड के इंडिविजुअल एटम में नहीं दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ एक बॉन्ड बना है HCl, कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें से मान लो क्लोरीन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले गए, डेल मतलब छोटा सा, और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो गए। अभी भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी हैं, क्लोरीन के पास भी हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं थोड़ा सा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलेंगे कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। कभी भी इंडिविजुअल एटम पे हम इसको नहीं लगा सकते। इंडिविजुअल पे लगा सकते तो हम कोवेलेंट बॉन्ड क्यों यूज करते हैं, बॉन्ड होना जरूरी है। हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई एलिमेंट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ध्यान देना कौन से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। रिलेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? इतनी बात, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब अगर हमसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होती है, तो भाई साहब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव चीजों की कोई यूनिट नहीं होती। हम सिर्फ इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी और से। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हो। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे टर्म लगते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही था कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो हेडिंग लगा लें आप, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिफरेंस डाल लें, किसका डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इधर लिखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बात है वो है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस है भाई। हो सकता हो कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे पर अपने पास एक्सेप्ट ना करे। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है आपको, फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करता है पर एक्सेप्ट उतना अच्छा नहीं कर पाता क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। जैसे मान लो हम एग्जांपल दें क्लोरीन का। क्लोरीन फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता पर एक्सेप्ट ज्यादा कर पाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। थोड़ा दिमाग में गई बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना। तो क्लोरीन अट्रैक्ट तो करता ही है पर उसके बाद एक्सेप्ट भी करता है। अट्रैक्ट कौन ज्यादा करता है? फ्लोरीन, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस तो यही ले लो। सेकंड डिफरेंस बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिफाइन होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड ये डिफाइंड है सिंगल एटम के लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए, एक एटम के लिए डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में डिफाइंड है? कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी अकेले एटम पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होती है आइसोलेटेड एटम पे। थर्ड पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इसको हम मेजर करते थे, याद होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या कई बार किलो जूल पर मोल में। एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं प्लस 1.58 प्लस 2.40, जो भी है, जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं एग्जैक्ट विथ यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, सो इट हैज रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रिलेटिव वैल्यू। मेजर नहीं कर सकते, किसी से कंपेयर कर सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। सो दीज आर द डिफरेंस एज यू कैन सी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़े डिफरेंस हैं। सबसे पहला ही डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सेप्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट। दूसरा, ये सिंगल एटम में डिफाइंड है, ये कम से कम 2 एटम हो कोवेलेंट बॉन्ड में। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। किसको? शेयर्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पहले से शेयर्ड हो, उन्हीं की बात करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे शेयर्ड की बात नहीं होती, यहाँ तो कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है? बच्चों सर्वप्रथम सबसे पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, चलिए आप सोच के बताइए। एक एटम छोटा सा है, एक एटम बड़ा सा है, बाहर ये इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा, बाहर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा। कौन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इसके और किसी और एटम के बीच में, कौन ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली ये, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा पास है। तो साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एटम की साइज जितनी छोटी, इलेक्ट्रॉन उतना क्लोज, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट अपना वही पुराना न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज समझते हैं बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज इज दी पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस में होता है। किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। इसको हम सिंबल Z देते हैं। Z एटॉमिक नंबर होता है या Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब सोचो, यहाँ पे इस न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज और इस न्यूक्लियस में मान लो ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है ना, 10-12 जो भी है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इसमें कि इसमें? डेफिनेटली इसमें, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। मतलब जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जिस न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z
या Z की जगह बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर या जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, नोट कर लें इनको, बड़े सिंपल थे। यही पॉइंट्स आयनाइजेशन एनर्जी, यही पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यही पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तीनों का एकदम सेम रूल है, चाहे एटॉमिक साइज हो चाहे न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए इतना क्लियर हुआ। आइए तीसरे फैक्टर पे आते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले आपने नहीं पढ़ा है। तीसरा फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, चलिए आप अपने आप सोचिएगा, मेरे पास एक Fe2+ है, मेरे पास एक Fe3+ है। आप बताओ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, 2+ की 3+? 3+ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिंपल। जैसे मैं पूछूं आपसे, मेरे पास Mn2+ है, मेरे पास Mn6+ है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? 6+। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फोर्थ पॉइंट बच्चों, चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास है N-, मेरे पास है N-2, मेरे पास है N-3। बताइए इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो यहाँ पे उल्टे तरह से सोचो, ये वाला इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये तो अट्रैक्ट नहीं करने वाला। इसके पास -2 है, ये भी रिपेल करेगा, तो सबसे कम रिपेल कौन करेगा? ये। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट इसको बोल सकते हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा ये। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। जैसे क्वेश्चन पूछूं मैं, O- और O2- के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? तो इसको उल्टे तरह सोचो, कौन कम अट्रैक्ट करेगा? ये कम अट्रैक्ट करेगा, इसमें -2 चार्ज, ये ज्यादा करेगा, तो इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। अच्छा भाई, ये 4 फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर बच्चों मैं आपको बता तो दूं, पर क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा और क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैं जानता हूं क्लास 11th के हैं, देखो जो 12th वाले हैं या जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, तो 5वें को थोड़ी देर टॉलरेट कर लेना। थोड़ी देर बाद केमिकल बॉन्डिंग जब आप लोग पढ़ लोगे और धीमे 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 जिंदगी जब आगे बढ़ेगी, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आपको ये समझ में आएगा। 5वां पॉइंट होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। शायद स्कूल में नाम सुन लिया अब तक आपने, हाइब्रिडाइजेशन। तो वैसे तो बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, पर जो फेमस है वहां उसकी बात कर लें, sp, sp2, sp3। बाकी होते तो बहुत हैं ना, बहुत होते हैं। अभी आगे हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो sp3d, sp3d2, sp3d3 सब देखेंगे। अभी इतना समझो कि जिसमें परसेंटेज ऑफ s ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसमें देखो एक s एक p, s का परसेंटेज 50, एक s 2p, s का परसेंटेज 33.33, एक s 3p, तो s का परसेंटेज 25। 4 चीजें हैं, एक का 25, 3 चीजें हैं, एक का 33, 2 चीजें हैं, एक का 50। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। तो इस पे तारा लगा लो, इस पॉइंट पे नोट्स में डाल लो इसको अगर अभी नहीं जानते हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ लेंगे, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ लेंगे, तब इसको अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये 5 फैक्टर थे जो हमको समझने थे। अब इन 5 फैक्टर्स के बाद आओ देखते हैं कि ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करता है, इसकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं पीरियड में, और पीरियड में हमारे चलने का तरीका क्या होता है भाई, लेफ्ट से राइट। तो पीरियड में जब लेफ्ट से राइट चलते हो तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्लियर है? पीरियड में जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर ध्यान दो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यहाँ पे बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, तो आप याद रख सकते हो तीनों का ट्रेंड क्या होता है, सेम। सेकेंड चलते हैं अपन डाउन द ग्रुप, दो ही तो अपने हैं, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जब नीचे जाओगे ग्रुप में जब नीचे जाओगे तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज, साइज बड़ा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये कम करेगा, मतलब नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा। यही ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और यही ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, सेम ट्रेंड। तो ये तो आपने एक जनरल ट्रेंड पढ़ लिया, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जनरल ट्रेंड से सवाल नहीं आते, सवाल थोड़े घुमा के आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पहले इसको नोट कर लें, पॉज करके स्लो करके जैसे मन हो, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या सवाल आता है। तो उसके लिए आप एक काम करो, जितने एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लर्न कर लो। कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, पीरियड 1 से, पीरियड 2 से, पीरियड 1 से ले लो हाइड्रोजन, 2 से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर पीरियड 3 से कुछ एलिमेंट ले लो, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर इस ग्रुप को पूरा ले लो, ब्रोमीन, आयोडीन। इतने एलिमेंट्स लिख लें आप अपनी कॉपी में, हमें इतनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करनी है। अब आप बोलोगे वैल्यू कैसे आई, ये तो रिलेटिव है, तो कंपेरेटिव वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, कंपेरेटिव, किसी एक की वैल्यू को हम ले लेंगे और वहां से दूसरी को कंपेयर करेंगे। तो पॉलिंग्स ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि फ्लोरीन की वैल्यू को 4 मान लो, अब उससे बाकियों को कंपेयर करेंगे। तो ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5, नाइट्रोजन 3, क्लोरीन ऑल्सो 3, देन कम ब्रोमीन 2.8, then comes iodine 2.5, sulfur 2.5, carbon 2.5, then comes hydrogen 2.1 and phosphorus 2.1। प्लीज नोट कर लें इसको, यही वैल्यूज हमको देखनी है, इतने ही एलिमेंट्स में काम चल जाएगा। ठीक है, आइए मैं इसको अरेंज करूं। सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, फ्लोरीन की, इसके बाद किसकी वैल्यू दिख रही है, 3.5 ऑक्सीजन की, इसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर 3 and 3, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, उसके बाद सल्फर की बराबर, कार्बन की बराबर, फिर उसके बाद फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर। आइए वैल्यूज लिख लें, 4, 3.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.5, 2.5, 2.1, 2.1, तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, इनकी सेम, फिर इनकी सेम, फिर इनकी सेम। तो इसको नोट करें, ऑर्डर को नोट करें। ये ऑर्डर मैं आपको 10th क्लास में भी हुआ बताया था। इसको आप याद कैसे करोगे, फोन कलीबर ISC बोर्ड होता है ना, जैसे आपका CBSE बोर्ड है वैसे ही एक ICSE और ISC बोर्ड होता है, तो वहां से याद कर लो, फोन कलीबर ISC PH, फोन कलीबर ISC PH, फोन कलीबर ISC PH। तो ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, ISC की वैल्यू सेम है, ISC की वैल्यू सेम है, देखो एक वर्ड बना हुआ है 2.5, 2.5, 2.5, pH की वैल्यू सेम है 2.1, 2.5, नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम है 3। ठीक है, फोन कलीबर ISC PH। तो मेरे ख्याल से आपने वैल्यूज नोट कर ली होगी। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, मैं दिखाई पड़ रहा हूं, ओके। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कि वो कौन सी स्केल्स हैं जिनसे ये मेजरमेंट आई। स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो जो पिछली वैल्यूज मैंने लिखी वो कहाँ से लिखी, तो पिछली वैल्यूज जो मैंने लिखी थी वो लिखी थी पॉलिंग्स स्केल से। ठीक है, पॉलिंग्स ने एक स्केल बनाई
ठीक है, पॉलिंग्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉलिन अंकल ने हमको वो दिया था, पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन वाले। उन्होंने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के लिए भी हमें एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने पहली बात तो ये बताई कि भाई ये फॉर्मूला कैसा है, रिलेटिव है, तो हमेशा हम कंपेयर करके बता सकते हैं। इनका फॉर्मूला था चाहिए माइनस चाई बी, जीटा ए माइनस जीटा बी, जिसको जो पढ़ना हो पढ़े, इज इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए मल्टीप्लाइड बाई ई बी बी। तो फॉर्मूले को आप कॉपी में डालेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। चाहिए माइनस चाई बी इज इक्वल्स टू 0.208 ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। ये फॉर्मूला किस लिए स्टैंड करता है बच्चों? यहाँ पे चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, डेफिनेटली ये हो जाएगी, सॉरी चाहिए माइनस चाई बी। चाई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कंपेयर कर लिया दो को। ई ए बी क्या है बच्चों, ई ए बी है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की एनर्जी, किस बॉन्ड की एनर्जी, ए और बी के बीच में बने हुए बॉन्ड की। ई ए क्या है, ये भी है बॉन्ड एनर्जी, किसके बीच की, ए के बीच की। ई बी बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, किसके बीच की, बी और बी के बीच की। ये फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की जो वैल्यू देता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, पर जो वैल्यूज हम यूज कर रहे थे ना, वो तभी आएंगी जब आप बॉन्ड एनर्जीज को आप किलो कैलोरी पर मोल में रखोगे। व्हाट आई से, किस में रखोगे, किलो कैलोरी पर मोल में। बॉन्ड एनर्जी कई बार किलो जूल्स पर मोल में दी रहती है, आपको किस में रखना है, किलो कैलोरी पर मोल में। अच्छा मान लो सर क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम में, उसमें हमें बोला है कि ए बी की जो बॉन्ड एनर्जी है वो समथिंग किलो जूल पर मोल है, तो हम क्या करें, तो आप जूल से कैलोरी में कन्वर्ट कर लो। आपको पता होगा 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.182 जूल्स, तो आप जूल्स वाली वैल्यू को 4.182 से डिवाइड कर लो, किलो जूल से आप किस में आ जाओगे, किलो कैलोरीज में, फिर यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। या तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप नोट्स में एक फॉर्मूला और डाल लो। मान लो बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दी है ना, मान लो जो बॉन्ड एनर्जी है वो किस में दी है, किलो जूल पर मोल में। तो यहाँ पे इस फैक्टर की जगह आप लिख लेना 0.1017 और उसके बाद सारी वैल्यूज को रख लेना किलो जूल पर मोल में। तो अगर बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दी है तो आप यूज करो 0.208, किलो जूल पर मोल में दी है तो आप यूज करो 0.1017। फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए मल्टीप्लाइड बाई ई बी बी, चाहिए माइनस चाई बी, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब बॉन्ड एनर्जी किस में दी हो, किलो जूल पर मोल में। ये वाला तब यूज करना जब किलो कैलोरी पर मोल में। तो इसको नोट कर लें फॉर्मूले को। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बॉन्ड एनर्जी दे देगा, आपको ए या बी में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा और दूसरे की पूछेगा, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए अच्छा। हो सकता हो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दे, कोई एक बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछे इन एनी फॉर्म, तो आपने फॉर्मूला नोट कर लिया है, अप्लाई आप कर लोगे, बहुत घुमा के सवाल नहीं आएगा, ये टेंशन मत लो, सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद एक और स्केल है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए, जो है मिलिकन की स्केल, ठीक है। इनका कुछ और सोचना था। अकॉर्डिंग टू मिलिकन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोल रहे हैं मिलिकन कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू साहब आपको यूज करनी है, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एक फॉर्मूला ये भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। डिफरेंट लोग ने अपनी अपनी स्केल बनाई। आप कहोगे सर एग्जाम में क्या बताएंगे, तो देख लेना वहां कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देता है तो ये फॉर्मूला यूज करके निकालना। अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज वगैरह दे रहा है तो 0.208 अंडर रूट वाले फॉर्मूले से निकालना। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की दोनों बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो। इनकी यूनिट मैंने बार बार बताई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या कई बार किलो जूल पर मोल में होती है।
तो आप ये वाली वैल्यू यूज करना यहाँ पे, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरेटिव वैल्यूज आएंगी। कौन सी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अकॉर्डिंग टू मिलिकन। तो दोनों ने अपनी अपनी स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेजर करना सिखाया, पर आप वही वैल्यू यूज करना जो मैंने आपको याद कराई है कुछ एलिमेंट्स की, उससे सारा काम बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक तो खत्म हो गया, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इतना बड़ा टॉपिक है। जैसे एक पॉइंट इसके अंदर ये चलता है, एप्लीकेशन इसके, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इस लेक्चर को मैंने प्रायर प्रिपेयर नहीं किया था, मैं पहले से बता दूं, अदरवाइज कई बार, अब तो पहले तो मैं नहीं करता था 10th क्लास में, अब तो मैं सब आपको बता सकता हूं। अभी तो मैं प्रायर लेक्चर प्रिपेयर कर लेता हूं कि क्या क्या बताना है। इसको नहीं किया था क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बच्चों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में, पूरी केमिस्ट्री में रहेगा। अब जैसे एप्लीकेशन में इसके चले जाएं तो बहुत एप्लीकेशन इसके, जैसे नॉमेनक्लेचर में इसका एप्लीकेशन देखो। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, ठीक है, किसकी नेमिंग? बाइनरी कंपाउंड्स की, बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, जहां दो नॉन मेटल्स हों। जैसे मान लो हम बोले HCl, तो आप HCl का नाम क्या लिखते हो? आप पहले से जानते हो नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं लिखा इसका नाम? आप लिखते हो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं लिखा? जैसे मैं आपको दे दूं PCl3, तो आप बोलते हो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो आप ट्राइक्लोरोफॉस्फाइड क्यों नहीं बोलते हो? तो इनका आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी, ज्यादा होगी, उसको आप IDE सफिक्स के साथ लास्ट में लिखोगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की कितनी थी? 3। जिसकी ज्यादा होगी उसको IDE सफिक्स के साथ लास्ट में। फॉस्फोरस और क्लोरीन में फॉस्फोरस की भी 2.1, क्लोरीन की 3। तो जिसकी ज्यादा है उसको बाद में IDE के साथ, जिसकी कम है उसको पहले, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले। नॉमेनक्लेचर का तरीका, जैसे हम आपसे पूछें एक कंपाउंड बना ब्रोमीन और क्लोरीन को मिलके, तो उसका नाम क्या रखेंगे आप? ब्रोमोक्लोराइड की क्लोरोब्रोमाइड। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8, क्लोरीन की 3.5। इसकी ज़्यादा है तो ये बाद में लिखा जाएगा, तो नाम पड़ेगा ब्रोमोक्लोराइड। क्लियर हो गई बात जो बता रहे हैं आपको? जैसे हम आपसे बोलते हैं एक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है क्लोरीन और आयोडीन का, या ब्रोमीन और आयोडीन का, तो इसका नाम ब्रोमो आयोडाइड की आयोडोब्रोमाइड। तो ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। इसकी ज़्यादा है तो ये बाद में आएगा, तो आप लिखोगे आयोडोब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट नॉमेनक्लेचर का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको बाद में लिखते हैं बाइनरी कंपाउंड में, और साथ में लगा देते हैं IDE। सेकेंड एप्लीकेशन यार बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं हम आपको, हेडिंग जान लो इसकी, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये टॉपिक अभी कई बार आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यार, हम पढ़ते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पर दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना ही 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। प्रैक्टिकल बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर, थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, मान लो मेरे पास HCl है बच्चों। HCl कैसा है बॉन्ड? कोवेलेंट। सबको पता है ना कि HCl कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन मेटल इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। पर आपको पता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन थोड़े क्लोरीन के पास चले गए। यार ये चीज़ अगर ध्यान दो तो आपको NaCl में मिलती थी, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। और ये कैसा बॉन्ड था? आयनिक। NaCl में ऐसा दिखता था, Na पे प्लस Cl पे माइनस, और यही HCl में दिख रहा है। मतलब HCl में कुछ ना कुछ तो क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। तो HCl कोवेलेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि HCl आयनिक बॉन्ड है, HCl है तो कोवेलेंट, पर ये जो पोलैरिटी आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी, पोलर हो जाना, पोल्स बनना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। ये जो पोलैरिटी आ रही है ये बता रही है कि HCl में कुछ ना कुछ तो आयनिक कैरेक्टर है। तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर
कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये निकालने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये तो समझ गए कि कोवेलेंट में थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर आयनिक का आ जाता है। निकालने का तरीका क्या है बच्चों, फॉर्मूला देखो, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे मॉड एक्स लिया डेल्टा एक्स का डिफरेंस, अभी समझ में आ जाएगा डेल्टा एक्स क्या है। वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू जीटा ए माइनस जीटा बी, या चाई ए माइनस चाई बी, जो बोलना चाहो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डिफरेंस को पॉजिटिव में रखना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। मॉड ना भी लगाओ तो डेल्टा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखना, ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना। ये आपको बताएगा कितना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लें फॉर्मूला। जैसे हम आपको क्वेश्चन दें, फाइंड, सबसे ज़्यादा आता यही है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF, HCl, HBr, तीनों में आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताइए, HCl, HF और HBr में। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, HF, HCl और HBr में। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HF को। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4, तो डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस कितना हो गया 1.9, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 43%। इसी तरह से आप HCl या HBr में भी कर सकते हो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की अपनी 3, यहाँ 2.1, ब्रोमीन की 2.8, डिफरेंस निकाल के यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में डिफरेंस निकालेंगे, पुट कर देंगे, हमको परसेंटेज मिल जाएगा आयनिक कैरेक्टर का कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। हर कोवेलेंट बॉन्ड कुछ कुछ आयनिक जैसा रिजेंबल करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा। देख ही रहे हो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आयनिक बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो NaCl है, अब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब 1 से भी छोटी होती है, जितने भी मेटल है सब 1 से छोटे। और क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो डिफरेंस 2 का हो गया। यहाँ डिफरेंस कहाँ तक गया था 1.9, और सोडियम की 1 से भी कम, मतलब डिफरेंस 2 से भी ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है। अच्छा चलिए देखते हैं इसका अगला एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ अगेन थर्ड ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। बच्चों मान लो हम आपसे पूछें कि HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। 2.1 फ्लोरीन की 4, डिफरेंस हो गया 1.9। 2.1 क्लोरीन की 3, डिफरेंस हो गया 0.9। 2.1 ब्रोमीन की 2.8, डिफरेंस हो गया 0.7। 2.1 आयोडीन की 2.5, डिफरेंस 0.4। तो इसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। इसी क्वेश्चन को घुमा के आपको एग्जाम में पूछेगा कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ। इसमें से एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। अब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है कि जो जल्दी H+ लूज कर दे। इसमें से H+ कौन लूज करेगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा वही तो बॉन्ड टूटेगा और H+ बाहर आएगा। जिसका बॉन्ड कमजोर होगा वहां से H+ बाहर निकलेगा। तो इनमें सबसे कमजोर बॉन्ड HI का, तो आप बोलोगे HI सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। कई लोग HF को सबसे ज्यादा एसिडिक सोचते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ बाहर निकलेगा। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। इस बात को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन। दिमाग में HF आता है पर आंसर क्या है HI। क्लियर है, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। अच्छा बच्चों, और क्या एप्लीकेशन है बच्चों इसके, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके एप्लीकेशन की। जैसे फोर्थ मैं आपको बताऊं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।
मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब मान लो किसी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, काफी ज्यादा है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है देन इट मस्ट बी नॉन मेटल। क्लियर है? किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो लो है, जिसकी लो है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, दैट विल बी मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। मैंने आपको जितने भी अभी वैल्यूज याद कराई, फॉस्फोरस की नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, सब नॉन मेटल थे और सबकी वैल्यू 2 के ऊपर थी। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से भी कम होती है, मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। मैंने जितनी वैल्यूज याद कराई सब नॉन मेटल की थी जो कि हाई थी। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो मेटल। ठीक है, अच्छा चलो अब लास्ट एक और बढ़ा देता हूं एप्लीकेशन आपको, एसिड और बेस। चलो आज देखते हैं ये कौन बता पाएगा। चलो मैंने यहां लिखा NaOH और यहां मैं बनाने जा रहा HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाऊंगा, NaOH। अच्छा, इन दोनों में से कौन एसिड है कौन बेस है? ये दोनों में से कौन एसिड कौन बेस? आप बोलोगे ये बेस है और आप बोलोगे ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये लूज करता है OH माइनस और ये लूज करता है H प्लस। आपने रीज़न दिया कि जो H प्लस लूज करते हैं उनको हम जनरल भाषा में एसिड बोलते हैं और जो OH माइनस उनको बेस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपने डिसाइड कैसे किया कि यहाँ से OH पूरा निकलेगा और यहाँ से सिर्फ H? यहाँ से भी OH निकल सकता था और यहाँ से H निकल सकता था, ये भी तो वही चीज़ है OH। हाउ कैन यू डिसाइड? दोनों के पास OH है, मतलब हमारे पास लिखा था XOH, तो आप कह रहे हो एक बार OH निकलेगा, जब OH निकलेगा तो कैसा होगा? बेसिक। आप एक बार कह रहे हो H निकलेगा, तब आप कह रहे हो कैसा होगा? एसिडिक। तो कैसे डिसाइड कर रहे हो कि OH निकलेगा या H निकलेगा? ये डिसीजन कैसे मेक कर रहे हो? यहाँ OH से N जुड़ा है, यहाँ OH से Na जुड़ा है, कहीं ना कहीं डिसीजन यहीं पे चेंज हुआ है। OH तो दोनों जगह है, यहाँ OH से नाइट्रोजन, यहाँ OH से Na। जैसे मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है, यहाँ OH से S जुड़ा है और आप जानते हो यहाँ से निकलता क्या है? H प्लस। OH भी निकल सकता था अगर यहाँ से देखें तो कैसे डिसाइड करेंगे कब H प्लस निकलता है कब OH माइनस? तो बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ पे लिखी हुई चीज़ क्या हो? मेटल हो तो OH निकलेगा, यहाँ पे लिखी हुई चीज़ अगर क्या हो? नॉन मेटल हो तो H प्लस निकलेगा। जैसे सल्फर क्या है हमारा? नॉन मेटल। तो डिसीजन मेक करना बड़ा इजी है कि X यदि मेटल हुआ तो क्या लूज होगा? OH माइनस। X यदि नॉन मेटल हुआ, इफ X इज नॉन मेटल, तब क्या निकलेगा? H प्लस। देखो X नॉन मेटल था, H प्लस नॉन मेटल। सवाल आता है, मान लो सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, हमें नहीं समझ में आ रहा वो मेटल है कि नॉन मेटल है, या कोई बड़ा सा वहाँ पे रेडिकल लगा हुआ है, हमें समझ ही भी नहीं आ रहा कि उसको मेटल लेना है कि नॉन मेटल, तब क्या करना है? तो आइए बताते हैं आपको। मान लो नहीं पता चल रहा मेटल है कि नॉन मेटल है, एक सिंपल कंसेप्ट क्या है? तो इसका कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है। कंसेप्ट किस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। XOH, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एसिडिक, ये बॉन्ड टूटता है तो बेसिक। यही तो बात हो रखी, ये टूटेगा तो OH माइनस निकलेगा, ये टूटेगा तो H प्लस। कैसे डिसाइड करें? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन की 3.1 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको नहीं पता। यहाँ का डिफरेंस कितना है? इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा X1। डिफरेंस बताओ? 0.4। यहाँ का डिफरेंस कितना है हमको नहीं पता, इसको मैंने बोला डेल्टा X2। डिफरेंस नहीं पता, जो भी होगा ऑक्सीजन में से इसको माइनस करके आ जाएगा, क्योंकि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। ऑक्सीजन से ज़्यादा तो सिर्फ एक ही है अपना फ्लोरीन, और फ्लोरीन यहाँ होता नहीं, मैंने FOH कभी देखा नहीं, स्टेबल नहीं होता। तो डेफिनेटली जो भी होगा ऑक्सीजन से कम, तो डेल्टा X2 आप निकाल लोगे इसके डिफरेंस से, ठीक है। अब जिसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। पोलर मतलब
पोलर मतलब जैसे OH है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर। दो पोल बन गए, डाइपोल, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो बच्चों जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक तरफ शिफ्ट होंगे। जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड टूटना आसान होगा। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कर लो यहाँ पे नाइट्रोजन है OH, नाइट्रिक एसिड वाला, ठीक है, HNO3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कितनी है 3, ये डिफरेंस कितना है 1.4, ये डिफरेंस कितना है 0.5, ये बॉन्ड पोलर हुआ कि ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होंगे, ज़्यादा इधर उधर भागेंगे, ऑक्सीजन की तरफ भागेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं उठा पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंस बहुत कम है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन उसके सामने कमजोर पड़ गया, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ये बॉन्ड टूटा और ये कंपाउंड कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब जैसे NaOH की बात करें अपन, NaOH, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1 और सोडियम जो भी है लेस देन 1, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये 2.5 से भी बड़ा आएगा, अगर ये 1 भी मान लो तो 2.5, और ये कितना है 1.4। कौन सा बॉन्ड डिफरेंस ज़्यादा है इसमें? मतलब ये पोलर ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन सोडियम के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, माइनस प्लस ये बॉन्ड टूटा और ये कैसा हो गया बेसिक। सो आप कैसे डिसीजन लोगे? अगर आपके पास एक कंपाउंड है इस टाइप का XOH, आप देखोगे ये वाला डिफरेंस या ये वाला डिफरेंस कौन सा ज़्यादा है। ये वाला डिफरेंस तो फिक्स है 1.4, इस डिफरेंस को देख लो 1.4 से ज़्यादा कि कम। अगर 1.4 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलर होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, ये टूटेगा। अगर कम होगा इसका डिफरेंस जैसे इस वाले में, तो ऑक्सीजन उधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 2.1, ऑक्सीजन 3.5, ये मिटा दूं मैं सारे बाकी एटम। सल्फर कितना था हमारा 2.5, तो ये डिफरेंस कितना हुआ 1, ये डिफरेंस कितना हुआ हमारा 1.4। ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा पोलर हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा H+O- निकल जाएगा, कैसा हुआ एसिडिक। तो ये सारे कंसेप्ट थे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारे रिलेटेड थे, और आशा करते हैं आपको उम्मीद वीडियो पूरा समझ में आया होगा। समझ में तो आया ही होगा अगर आपने आराम से देखा होगा तो। बाकी पढ़ाई करते रहिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।